हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 16 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडिया फॉरेन ट्रेड डेटा के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है इसको आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है अप्रैल से दिसंबर 2020-2021 के बीच में उसको एस्टिमेट किया गया है कि ये 348.49 बिलियन रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें एक निगेटिव ग्रोथ देखा गया है। अगर इसको लास्ट ईयर का जो सेम पीरियड है अप्रैल टू दिसंबर उससे अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो निगेटिव ग्रोथ है वो बताई जा रही है -12.65%। तो ओवरऑल इंपोर्ट जो रहा है वो रहा है अप्रैल टू दिसंबर के बीच में, उसको एस्टिमेट किया गया है 343.27 बिलियन। तो यहां पर जो निगेटिव ग्रोथ है वो है -25.86% का, यानी कि एक्सपोर्ट में जो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पर जो निगेटिव ग्रोथ है वो -12.65 है, और इंपोर्ट में जो ओवरऑल जो निगेटिव ग्रोथ है वो है -25.86% अगर इसको सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए। देखिए तो यहाँ पर जो डिफरेंट सेक्टर है उसके अंदर किस तरह से यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है वो इसमें यहाँ पर इस चार्ट में दिखाया गया। जैसे मर्चेंडाइज सेक्टर है अप्रैल से दिसंबर 2020-2021 के बीच में, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट रहा वो रहा $200.80 बिलियन। तो यहाँ पर -15.73% की निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, और यहाँ पर उसी प्रकार इंपोर्ट के अंदर -29.08, और जो ट्रेड डेफिसिट रहा वो रहा 57.47 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट यानी कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। सिमिलरली सर्विस सेक्टर के अंदर भी उसी तरह एक्सपोर्ट में -8% का, इंपोर्ट में -14% का। तो जो नेट सर्विसेज रही हैं वो रही हैं 62.69 बिलियन की। तो ओवरऑल ट्रेड जो है वो यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में है $5.22 बिलियन की। देखिए मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वहां पर जो एक्सपोर्ट हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे जो डेटा है उसमें जो री एक्सपोर्ट भी हुआ है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो दिसंबर 2020 में जो एक्सपोर्ट रहा वो रहा 27.15, जबकि लास्ट ईयर 27.11 रहा था 2019 के अंदर इसी पीरियड में। तो यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने की मिली है 0.14% की। देखिए ये इतना परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप याद रखिए कहाँ पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, कहाँ निगेटिव ग्रोथ। तो उसी प्रकार अगर रुपी टर्म में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है 3.52% का। फर्दर जो कमोडिटीज हैं या कमोडिटीज ग्रुप हैं वहां पर भी रिकॉर्ड पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिसमें सीरियल्स, अदर मिल्स, ऑयल मिल्स और सीरियल कॉर्पोरेशन। तो इस तरह से अगर जो डेटा दी गई है उसको आप एक बार देख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर यहाँ पर जो कमोडिटीज ग्रुप है वहां पर निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। पेट्रोलियम्स के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर ऑयल सीड्स, लेदर प्रोडक्ट, मैन मेड यार्न्स, कैशव, टोबैको। और यहाँ पर जो कम्युलेटिव वैल्यू है एक्सपोर्ट की वो यहाँ पर देखने को मिली है, इसके अंदर निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है -10.83% का। देखिए क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या होती है, जैसे कि इसको सक्सेसिव वैल्यू के तौर पे लिया जाता है, यानी कि अगर लास्ट पीरियड से बात की जाए यानी कि 2019 से, तो उस समय से लेकर के 2020 तक के बीच में कितना रहा वो सारा का सारा ऐड करते जाते हैं ग्रोथ को। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो भी ग्रोथ देखने को मिलती है वो कहलाती है क्यूमुलेटिव वैल्यू उसकी। यानी कि अगर जैसे कोरोना के टाइम में भी कुछ लोग की संख्या ऐसे काउंट हो रही थी तो क्यूमुलेटिव काउंटिंग वहाँ पे हो रही थी, यानी कि पिछले जो इन्फेक्टेड लोग थे वो कितने थे उनको काउंट किया गया, फर्दर फिर कितने हुए उनको उसमें ऐड करते गए। तो इस तरह से ये वैल्यू ऐड की जाती है। उसी प्रकार जो नेट पेट्रोलियम और नन जेम्स और ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं उसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली 5.50% की। इंपोर्ट जो हुआ उसमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला 7.56% डॉलर टर्म्स में और 11% रुपी टर्म में। तो जो इंपोर्ट रहा है यहाँ पर उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। फर्दर यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव वैल्यू जो ली गई है इंपोर्ट की अप्रैल से दिसंबर के बीच में, वहां पर निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला 29.08% का और 24.97% का। फर्दर जो मेजर कमोडिटी ग्रुप्स हैं
उसमें भी यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला इस पीरियड में, लास्ट ईयर से अगर इसे कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है उसके अंदर -32.5, फर्दर मेटालिफेरस ओर्स और जो अदर मिनरल्स है उसमें 24.42 की निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में भी इसी प्रकार से निगेटिव ग्रोथ है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ ही देखने को मिली है इंपोर्ट के अंदर। फिर क्रूड ऑयल और जो नॉन ऑयल इंपोर्ट है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर ये यहाँ पर 10.61% लोअर रही है अगर उसको दिसंबर 2019 से कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पर भी कम ही रही है ये वैल्यू। इसके अलावा जो ऑयल इंपोर्ट है वो भी कम रही, जो कि 44.9% लोअर रही डॉलर टर्म्स में अगर कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पर पिछले बार थी 96.71 लास्ट ईयर में। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्लोबल बेंट प्राइस को, तो ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये डिक्रीज की है 24.27% से। अगर इसको भी कंपेयर किया जाए 2020-2019 का जो डेटा है वर्ल्ड बैंक का, उससे देखिए ब्रेंट प्राइस क्या होता है। देखिए ये एक तरह से जो भी अफ्रीकन, यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं तो उनके यहाँ पर ये एक तरह से बेंचमार्क सेट किया जाता है ब्रेंट क्रूड प्राइस को लेकर के। तो ये जो एक तरह का प्राइसिंग मैकेनिज्म है ब्रेंट का, जिसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड के जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू को ब्रेंट जो है वो डिक्टेट करता है। रफली 2/3 जो वर्ल्ड का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उससे, यानी कि ये जो बेंचमार्किंग है वो इस तरह से की जाती है ब्रेंट के द्वारा कि वहां पर जो वैल्यू होती है क्रूड ऑयल की उसको यहाँ पर एक तरह से स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उससे यहाँ पर कंपेयर कर लिया जाता है, जो कि 2/3 बताई जाती है कि कितनी वर्ल्ड की जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन हुई उसका 2/3 यहाँ पर कंपेयर किया जाता है उससे। तो इस तरह से इसको कंपेयर किया जाता है इस वैल्यू को। फर्दर जो नॉन ऑयल इंपोर्ट है उसको एस्टिमेट किया गया 33.08 बिलियन, जो कि 14.3% हाइयर रही डॉलर टर्म्स में अगर कंपेयर किया जाए तो। इसी तरह नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट जो है वो उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है 7.99% का, और जो नॉन गोल्ड इंपोर्ट है उसके अंदर निगेटिव ग्रोथ है -23.16% का। फर्दर जो ट्रेड सर्विस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ है जिसको कि रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा, उसमें यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है -5.09% का, और जो इंपोर्ट है उसके अंदर यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ है -11.79% का। फर्दर जो ट्रेड बैलेंस है मर्चेंडाइज सेक्टर के अंदर वहां पर ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है, यानी कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है, तो जिसमें इंक्रीज जो है वो 23.66% का देखने को मिला है। इसी प्रकार जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर जो आरबीआई की प्रेस रिलीज की गई है उसके अंदर भी यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस है वो 6.99 बिलियन रिलीज किया गया है इस डेटा को। फर्दर जो ओवरऑल ट्रेड बैलेंस है उसमें जो है वो ट्रेड सरप्लस देखने को मिला है और एस्टिमेट किया गया है इसको 5.22 बिलियन एज कंपेयर टू जो डेफिसिट जो है 64.09 अप्रैल से दिसंबर के बीच की जो डेटा है। तो इस प्रकार से ये सारी डेटा है। देखिए इधर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे यही ओवरऑल जो डेटा है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप सिर्फ डेटा देख ले कहाँ ओवरऑल इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगली न्यूज़ है इंडिया और जापान के बीच में एक MOU साइन की गई है उसके बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है इसको आप GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और जापान ने एक MOU साइन किया है ताकि जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें कॉर्पोरेशन को इन्हांस किया जा सके। तो यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन की गई है यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी और जापानीज मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन टकीदा रियोटा जी के साथ। तो ये जो MOU है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू साइन की गई है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ जापान, इन्होंने मिलकर यहाँ पर म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को इन्हांस करने की बात की है इन फील्ड ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सिक्योरिटी, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर इसमें जो भी स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट है उसको भी एक तरह से मैनेज किया जाएगा
यानी कि कितनी स्पेक्ट्रम किसको एलोकेट करनी है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटीज़ या फिर हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो होते हैं ब्रॉडबैंड के अनकनेक्टेड एरिया में, उन पे भी यहाँ पर कॉपरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी के फील्ड में भी कॉपरेशन होगा। देखिए यहाँ पर अग्री किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, अपार्ट फ्रॉम जो मिनिस्ट्री लेवल कॉरपोरेशन है उसको छोड़ के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है सच एज सी डॉट और ITI लिमिटेड, तो उन्होंने यहां पर अग्री किया है इंडस्ट्री पार्टनर फ्रॉम जापान के साथ मिलकर के कि वो भी यहां पर कॉरपोरेशन करेंगे। फर्दर यहां पर यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि जो टाइमली एग्जीक्यूशन रही कनेक्टिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विथ सबमरीन ऑप्टिकल केबल फाइबर केबल, तो वो एक तरह से जो इंडिया और जापान के बीच में जो कॉरपोरेशन है उसकी एक अच्छी मिसाल है। फर्दर उन्होंने यहां पर कहा कि जिस तरह से हमने कोविड-19 सिचुएशन के दौरान जो इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप, इसके अलावा जो यूज है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और यहां पर जो कैश की डिसबर्समेंट हुई, इंडिया पोस्ट, डिजिटल हियरिंग इन कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रैपिड ग्रोथ और डिजिटल पेमेंट, तो ये सारी चीजें काफी बड़ी उपलब्धि है हमारे गवर्नमेंट की और हमारे कंट्री की, कि किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया है और यहां पर हम कोविड के सिचुएशन में भी आगे बढ़ पाए हैं। फर्दर उन्होंने हाईलाइट किया जो भी अट्रैक्टिव पॉलिसीज लेके आई है गवर्नमेंट, लाइक PLI स्पेक्स, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। फर्दर उन्होंने अर्ज किया जापानीज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें और जो भी बेनिफिट है न्यू टेक्नोलॉजी की उसको अवेल करें। फर्दर उन्होंने हाईलाइट किया जो पोटेंशियल है इंडिया का, कि वो किस तरह से जापानीज इन्वेस्टर को होल्ड कर सकते हैं 5G के फील्ड में, और जो 5G बेस्ड सर्विसेज हैं लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, इसके फील्ड में जो पोटेंशियल है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल है इस न्यूज के बारे में। अगली न्यूज है ड्रोन स्वार्म्स के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, जो कि इंडियन आर्मी के जो आर्मी परेड डे है उसके अंदर दी गई है। तो ये टॉपिक जो है इसको आप GS पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दी गई ड्रोन फार्मिंग कैपेबिलिटी की। देखिए ड्रोन फार्मिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ जो ड्रोन्स होते हैं उनको एक साथ रिलीज किया जाता है, तो ये एक तरह की टैक्टिक्स होती है इंडियन आर्मी की। तो इसके अंदर यहां पर 75 इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसने यहां पर एरे ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल सिमुलेटेड ऑफेंसिव मिशन और क्लोज सपोर्ट टास्क को एग्जीक्यूट किया गया यहां पर। देखिए तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है वो आर्मी डे परेड के अंदर की गई है। देखिए ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसके अंदर जो इंडियन आर्मी की जो स्टडी एम्ब्रेस है कि किस तरह से जो इंडियन आर्मी है उन्होंने टेक्नोलॉजी को यहां पर अडेप्ट किया है और टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज किया है। तो यहां पर इंडियन आर्मी जो है अब मैन पावर इंटेंसिव ना होकर के टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी इनेबल फोर्स एक तरह से यहां पर इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ताकि जो भी फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो यहां पर इंडियन आर्मी जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, साथ ही साथ जो ऑटोनोमस वेपन सिस्टम है वहां क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एल्गोरिदम और जो भी जो मिलिट्री एट्रीब्यूट्स हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर उसमें इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही साथ यहां पर इंडियन आर्मी जो है वो एरे ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है उसको भी कर रही है, जहां पर उनका कोऑर्डिनेशन है ड्रीमर्स, स्टार्टअप, MSME, प्राइवेट सेक्टर्स और जो DRDO है और डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग जो है यानी कि DPSUs के साथ यहां पर इस तरह की इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के द्वारा की जा रही है। तो उसी तरह से जो एक प्रोजेक्ट है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफेंसिव ड्रोन ऑपरेशन। तो इसके अंदर इंडियन स्टार्टअप के साथ यहां पर ये इंक्यूबेट कर रही है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो एक तरह से सिंबल है कि किस तरह से इंडियन आर्मी जो है वो यहां पर अपनी जो बिगनिंग है वो कर रही है वेपन प्लेटफॉर्म के अंदर, और ये एक तरह से ट्रस्ट बताया जा रही है, एक तरह से जो मीटिंग है वो कही जा रही है जो इंडिया की ऑटोनॉमी है वेपन प्लेटफॉर्म के अंदर उससे। तो ये जो ऑपरेशन है वो एक तरह से आर्मी की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स मर्जिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी विथ इट्स ह्यूमन रिसोर्स उसको पूरा कर रहा है। यानी कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम
जो आर्मी है उसके ऊपर सिंपली डिपेंड कर रहे नहीं, उनको टेक्नोलॉजी से भी अब यहाँ पर अवेयर कराया जा रहा है और टेक्नोलॉजी की भी काफ़ी ज़्यादा मदद ली जा रही है आर्मी के अंदर। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी और जो मैन है उनको एक साथ लाया जा रहा है ताकि और बेहतर ढंग से हमारी आर्मी परफॉर्म कर सके। अगली न्यूज़ है एडवाइजरी ऑन रूफटॉप सोलर स्कीम के बारे में। देखिए इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा है कि जो सोलर पावर की जनरेशन है उसको किया जाएगा सोलर पैनल को लोगों के रूफ के ऊपर इंस्टॉल करके। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है, इसके सेकेंड फेज को। तो इस सेकेंड फेज के अंदर इस तरह से सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा लोगों के छतों पर। तो इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, जहां पर फर्स्ट 3 किलोवाट की जो यूजेस होगी उसमें यहां पर 40% की सब्सिडी होगी और 3 किलोवाट से ज़्यादा और अप टू 10 किलोवाट इसके लिए यहां पर जो सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा वो है 20% की सब्सिडी। देखिए ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा जिस भी स्टेट में, तो वहां पर जो भी लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यानी कि डिस्कॉम्स, इनके द्वारा इस स्कीम को उस स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और यहां पर मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कुछ रूफटॉप सोलर कंपनीज या वेंडर्स जो हैं वो सोलर रूफटॉप प्लांट को इंस्टॉल कर रही है और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये ऑथराइज्ड वेंडर हैं जिसको कि मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ऑथराइज किया गया है। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कोई भी ऐसा वेंडर नहीं है जिसको मिनिस्ट्री ने ऑथराइज किया है। तो ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट के अंदर सिर्फ डिस्कॉम्स के द्वारा, और यहाँ पर जो भी इम्पैनल वेंडर होते हैं वो डिस्कॉम के थ्रू ही यहाँ पर लाए जाते हैं, वो भी बिडिंग प्रोसेस उसके लिए होती है। और यहाँ पर एक रेट है जिसको कि डिसाइड किया जाता है कि वो इस रेट पे रूफटॉप सोलर प्लांट को सेट करेंगे। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर उसको क्लैरिफाई किया है मिनिस्ट्री ने। तो जितने भी डिस्कॉम हैं वो इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, और यहाँ पर जो भी रेसिडेंशियल कंज्यूमर है अगर वो चाहता है कि रूफटॉप सोलर प्लांट को सेटअप करवाए तो MNRE स्कीम के अंदर वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि उनको रूफटॉप सोलर प्लांट को इंस्टॉल कराना है। तो इसके लिए जो भी लिस्टेड वेंडर है उसके थ्रू वो यहाँ पर सेटअप करा सकते हैं सोलर प्लांट को। फर्दर उन्होंने कहा कि जो कुछ वेंडर्स ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं इस तरह की प्रोसेस के लिए, तो उन्होंने कहा है कि जो कस्टमर है कंज्यूमर है वो यहाँ पर जो डिस्कॉम्स के द्वारा जो रेट सेट किए गए हैं उसके अंदर ही यहाँ पर उनको पे करें, वेंडर को पे करें, क्योंकि मिनिस्ट्री की एक प्रिस्क्राइब्ड रेट है वेंडर के लिए। तो उसके अंदर उनको जो सब्सिडी दी गई है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेट हैं वो तय होंगे, और ये जो प्रोसेस होगा उसको आप पूरा कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल जो है डिस्कॉम का उसके थ्रू। फर्दर जो सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइड की गई है वेंडर को वो की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा थ्रू डिस्कॉम्स, यानी कि डिस्कॉम्स यहाँ पर वो सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइड करेंगे वेंडर को। साथ ही साथ जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको तो कहा ही गया है कि जो रूफटॉप सोलर प्लांट है वो सिर्फ इम्पैनल्ड वेंडर के थ्रू ही करवाएं जो कि डिस्कॉम जिनको सिलेक्ट करता है। इसके अलावा जो सोलर पैनल और जो अदर इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाते हैं इम्पैनल वेंडर के द्वारा वो भी एज पर जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है मिनिस्ट्री के द्वारा उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। और यहाँ पर जो भी वेंडर होंगे वो यहाँ पर 5 ईयर की मेंटेनेंस देंगे रूफटॉप सोलर प्लांट के अंदर। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मेंटेनेंस का काम वो 5 ईयर तक उनके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर को एडवाइस किया गया कि वो जो पेमेंट है वो सिर्फ ऑनलाइन रेट जो भी डिसाइड किए गए हैं डिस्कॉम के द्वारा उसको ही अकॉर्डिंग करें। और डिस्कॉम को भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि इस तरह के जो भी वेंडर्स है जो कि ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं सोलर पैनल रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में उनको आइडेंटिफाई करे और उनको पनिश करे। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।